हेलो बडीज, हैप्पी हियर। और आज की कहानी जो मैं लेके आया हूँ वो बिल्कुल हॉरर होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है जो अपनी अपनी डॉल्स के साथ खेल रही थीं। तभी इनके सामने एक परछाई आ जाती है। हालांकि हमें नहीं दिखाया जाता है कि ये क्या चीज़ है, पर इस परछाई की वजह से वो बच्चे उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हमें आर्थर को दिखाया जाता है। आर्थर पेशे से एक लॉयर है, पर अब वो अपना काम उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाता। दरअसल कुछ सालों पहले उसकी पत्नी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो उसके बेटे जोसेफ को जन्म देते वक्त मर गई। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक केस के सिलसिले में लंदन से दूर किसी गांव में जा रहा है। दरअसल उस गांव की एक औरत जिसका नाम मिसेस एलाइस ड्रेबलो था, वो 1 महीने पहले मर चुकी हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिसेस एलाइस का एक बेटा भी था जो काफी छोटी उम्र में मर गया था। आर्थर का बॉस आर्थर को मिसेस एलाइस के घर, जिसका नाम एल मार्श हाउस है, वहां जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को कहता है। साथ ही आर्थर का बॉस आर्थर को जेरोम नाम के एक बंदे के बारे में बताता है जो उसी गांव का है और वो उनकी मदद कर सकता है। आर्थर का बॉस उससे कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी काम होगा और अगर तुम इसमें सफल नहीं हो पाए तो फिर हम तुम्हें इस ऑफिस में जगह नहीं दे सकते। जाते जाते आर्थर अपने बेटे जोसेफ से मिलता है जो कि बस 4 साल का है। जोसेफ नहीं चाहता कि आर्थर भी उसकी माँ की तरह उसे छोड़कर चला जाए। आर्थर जोसेफ से कहता है कि मैं बस 3 दिनों के लिए ही तो जा रहा हूँ और फ्राइडे को नैनी तुम्हें लेकर मेरे पास आ जाएगी, फिर हम वीकेंड साथ में बिताएंगे। नैनी जोसेफ की केयर टेकर होती है और अब आर्थर उस गाँव के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात मिस्टर डेली से होती है। मिस्टर डेली भी उसी गांव के हैं जहां आर्थर जा रहा है। डेली समझ जाते हैं कि आर्थर मिसेस एलाइस के केस के सिलसिले में आया है। वो आर्थर से कहते हैं कि मैं तुम्हें गेफर्ड आर्म्स तक लिफ्ट दे दूंगा, वो स्टेशन से थोड़ा दूर है। गेफर्ड आर्म्स एक होटल है जहां आर्थर ठहरने वाला है। मिस्टर डेली आर्थर को गेफर्ड आर्म्स तक छोड़ते हैं और जाते जाते कल शाम उसे अपने घर पर खाने को इन्वाइट करते हैं। यहाँ होटल के अंदर जाने के बाद आर्थर को पता चलता है कि उसके नाम का कोई भी रूम बुक नहीं है और बाहर काफी बारिश भी हो रही थी। तभी यहाँ पर मिसेस फिशर आती हैं। दरअसल ये होटल मिसेस फिशर और मिस्टर फिशर का होता है। मिसेस फिशर काफी अच्छी थी, वो आज की रात के लिए आर्थर को कमरा दे देती हैं और इस कमरे को देखकर हमें मालूम पड़ता है कि कहानी की शुरुआत में जो 3 बच्चे खिड़की से कूदकर मारे गए थे वो मिसेस फिशर के ही थे। आर्थर फिशर से कहता है कि फ्राइडे को मेरा बेटा भी यहाँ पर आने वाला है और हम वीकेंड्स यहीं पर बिताने वाले हैं, पर मिसेस फिशर आर्थर को ऐसा करने से मना कर देती हैं और जोसेफ को इस गाँव में लाने से मना कर देती हैं। अगली सुबह आर्थर जेरोम से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये गाँव काफी अजीब होता है। यहाँ के लोग काफी डरे डरे से थे और वो अपने बच्चों की हद से ज्यादा केयर करते थे। इवन कितने तो अपने बच्चों को छुपा कर रखते थे। जब आर्थर जेरोम के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जेरोम उससे मिलने के लिए होटल गया हुआ है, पर तभी वहां पर जेरोम वापस आ जाता है। वो आर्थर को केस से रिलेटेड कुछ फाइल्स देता है और काफी बदतमीजी के साथ उससे कहता है कि मैं होटल से तुम्हारे सारे सामान ले आया हूँ और बाहर मेरा दोस्त कैक्विक खड़ा है जो तुम्हें स्टेशन छोड़ देगा, तुम वापस लंदन चले जाओ। और इतना कहकर जेरोम आर्थर को अपने घर से निकाल देता है। यहाँ पर हम जेरोम की बदतमीजी में थोड़ा सा डर महसूस कर पाते हैं। आर्थर कैक्विक को एक्स्ट्रा पैसा देकर स्टेशन की जगह मिसेस एलाइस के घर एल मार्श हाउस की तरफ चला जाता है, जहां से उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। अब थोड़ी देर बाद आर्थर एल मार्श हाउस पहुंचता है। ये घर काफी बड़ा था और इसके आसपास जंगल थे। हालांकि पहले ये नर्सरी हुआ करता था जो अब जंगल में तब्दील हो गया है। आर्थर कैक्विक को वापस 3 बजे उसे लेने के लिए आने को कहता है, पर कैक्विक मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ काम था और वो आर्थर को 5 बजे आने का कहकर वहां से चला जाता है। अब आर्थर उस घर के अंदर जाता है। ये घर अंदर से काफी डरावना और अंधेरा था। सबसे पहले वो वहां पर उजाला जलाता है और फिर डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है। यहाँ पर काफी सारे पेपर्स थे जिसमें से उसे काम का पेपर चुनकर कलेक्ट करना था। थोड़ी देर बाद आर्थर को घर के ऊपरी कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। वो ऊपर जाता है और यहाँ पर उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जो लॉक थी। वो उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो दरवाजा नहीं खुलता। अब वो आवाज और तेज हो गई थी। आर्थर आवाज के पीछे एक कमरे में पहुंचता है और यहाँ पर वो एक पक्षी का घोंसला देखता है जिसमें एक न्यू बॉर्न पक्षी थी। उस कमरे में एक कौवा भी घुस आया था। आर्थर उस कमरे की खिड़की खोल देता है ताकि वो कौवा बाहर जा सके और यहाँ पर आर्थर की नजर घर के बाहर पड़ती है। वहाँ पर काले लिबास में एक औरत खड़ी थी और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है। आर्थर उस औरत के पीछे घर के बाहर जाता है, पर यहाँ चारों तरफ कोहरा छाया था, वो कुछ भी नहीं देख पाता। इसी दौरान उसे एक औरत और मर्द के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आर्थर चारों तरफ उन्हें ढूंढता है पर कोहरे की वजह से उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी अचानक से उसके पीछे कैक्विक आ जाता है क्योंकि 5 बजे उसने आर्थर को लेने आने का कहा था। अब आर्थर कैक्विक के साथ वापस गांव की तरफ चला जाता है। और सॉरी, शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि एल मार्श हाउस गांव से थोड़ी दूरी पर था। गांव वापस आने के बाद आर्थर एक कांस्टेबल के पास ये सारी बातें बताता है कि उसने एक एक्सीडेंट को सुना। वो कांस्टेबल आर्थर से कहता है कि जब से मिसेस एलाइस का बेटा दलदल में फंसकर मरा है तब से वहां पर कोई भी नहीं जाता, वो घर खाली है। पर जब आर्थर कांस्टेबल से कहता है कि उसने वहां पर एक औरत को देखा, वो कांस्टेबल उसे वेट करने का बोलकर
छोड़कर अंदर चला जाता है। कांस्टेबल के अंदर जाते ही दो बच्चे अपनी बहन को लेकर वहां पर आते हैं। दरअसल उनकी बहन ने कुछ पी लिया था और इसीलिए अब वो खून की उल्टियां कर रही थी। आर्थर उस बच्ची को संभालने की कोशिश करता है पर वो बच्ची आर्थर की गोदी में ही अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद आर्थर मिसेस फिशर से मिलने के लिए जाता है। मिसेस फिशर उसे कहती हैं कि तुम तो लेट हो रहे हो, तुम्हारी लंदन की ट्रेन मिस हो जाएगी। आर्थर उनसे कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता। मिसेस फिशर काफी डरी हुई होती हैं और उससे कहती हैं कि प्लीज उस घर में दोबारा मत जाना, तुमने कहा था कि तुम्हारा एक बेटा भी है, जाओ तुम उसके पास चले जाओ। आर्थर इस केस को छोड़कर नहीं जा सकता था और अब वो मिस्टर डेली से मिलने के लिए जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर डेली का बेटा निकोलस कुछ सालों पहले मर चुका है और डेली ने निकोलस के ग्रेव के पास ही अपनी और मिसेस डेली के ग्रेव के लिए जगह बनाई होती है ताकि मरने के बाद वो तीनों एक साथ हो सके। यहाँ मिस्टर डेली आर्थर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस लड़की के बारे में मिसेस डेली के सामने जिक्र ना करे जो आज मर गई और अब आर्थर डेली के घर डिनर के लिए जाता है। यहाँ हम मिलते हैं मिसेस डेली से। वो आर्थर को जब तक चाहे उनके घर में स्टे करने का परमिशन देती है जो कि आर्थर के लिए काफी अच्छा था। पर मिसेस डेली थोड़ी सी अजीब थी। दरअसल उन्हें लगता था कि उनका बेटा निकोलस उनके शरीर के थ्रू उनसे बातें करता है और यहाँ पर भी खाने के दौरान उन्हें ऐसा अटैक आता है और वो एक चाकू से टेबल पर कुछ ड्रॉ करने लगती हैं। सोने से पहले आर्थर और मिस्टर डेली बातें कर रहे थे। मिस्टर डेली आर्थर से पूछते हैं कि क्या तुम इन अंधविश्वासों पर भरोसा करते हो आर्थर? आर्थर कहता है नहीं, पहले तो मैं नहीं करता था पर जब से मेरी पत्नी मरी है मुझे लगता है कि वो मुझसे बातें करती है, वो मेरे सामने मेरे रूम में होती है। यहाँ मिस्टर डेली आर्थर को कहते हैं कि जब हम मरते हैं हम ऊपर चले जाते हैं, ना कि इधर उधर भटक, और इसीलिए इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगली सुबह आर्थर मिस्टर डेली के साथ जेरोम के घर उसकी हेल्प के लिए जाता है क्योंकि अब वो अपने बेटे के पास जल्द से जल्द लौटना चाहता था पर जेरोम अपने घर में नहीं होता। यहाँ जेरोम के घर के बेसमेंट में आर्थर को किसी के होने का एहसास होता है। वो दोनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ आर्थर एक छोटी सी लड़की को देखता है। दरअसल ये लड़की जेरोम की बेटी होती है जिसे वो सबसे छुपा कर रखता है। यहाँ ये लड़की आर्थर को देखकर चिल्लाने लगती है, इसीलिए आर्थर और मिस्टर डेली वहां से निकल जाते हैं और अब आर्थर फिर से एल मार्श हाउस जा रहा था और रास्ते में उसे कुछ लोग रोकते हैं। इन लोगों में जेरोम, वो कांस्टेबल, उस लड़की का पिता जो आज सुबह आर्थर के सामने मरी और साथ ही बहुत सारे लोग थे। ये लोग आर्थर को वापस लंदन लौटने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका एल मार्श हाउस में उस औरत को देखने से ही उस बच्ची की मौत हुई। और मिस्टर डेली उन सबको चकमा देकर आर्थर को वहां से निकाल लेते हैं और एल मार्श हाउस तक छोड़ देते हैं। जाते जाते मिस्टर डेली आर्थर से कहते हैं कि वो 11 बजे तक उसे लेने के लिए वापस आएंगे और साथ ही वो उसे अपना एक कुत्ता कंपनी के लिए देते हैं। पर आर्थर उन्हें आने के लिए मना कर देता है क्योंकि आज वो पूरी रात यहाँ पर काम करने वाला है। एक बार फिर आर्थर एल मार्श हाउस के अंदर जाता है और आते ही वो सबसे पहले उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जो उसे नहीं खुली थी, पर यहाँ भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाता और फिर से अपने पेपर वर्क्स में लग जाता है। यहाँ पर काम के दौरान उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ती है जहाँ एक परछाई के हाथ के निशान थे और वो परछाई तुरंत वहाँ से मूव कर जाती है। आर्थर बाथरूम के अंदर जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब तक दोपहर के 3 बज चुके थे और आर्थर फिर से अपने काम में लग जाता है। अब काफी देर तक काम करने के बाद एक बार फिर एक परछाई आर्थर के सामने से गुजरती है और आर्थर उस परछाई के पीछे नर्सरी में पहुंच जाता है जहां उसकी नजर मिसेस एलाइस ड्रेबलो और चार्ल्स ड्रेबलो के बेटे नेथनिल के ग्रेव पर पड़ती है। साथ ही यहाँ पर आर्थर को मिसेस एलाइस की बहन जेनेट हम्फ्री की ग्रेव भी मिलती है। अब आर्थर उस कुत्ते के साथ जो उसे मिस्टर डेली ने दी है वापस घर के अंदर जाने लगता है, पर यहाँ बाहर से उसकी नजर घर के ऊपरी कमरे में खिड़की पर पड़ती है। दरअसल वहाँ वही काले लिबास वाली औरत थी जिसे उसने पहले भी देखा था। आर्थर उस कमरे में जाता है पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता और इस कमरे में आर्थर को एक बड़ा सा बक्सा मिलता है जिसमें कई सारे लेटर्स और बर्थडे कार्ड्स थे। आर्थर अब बारी बारी से उन लेटर्स को पढ़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिसेस एलाइस ड्रेबलो चार्ल्स ड्रेबलो की दूसरी पत्नी थी और एलाइस ड्रेबलो की बहन जेनेट हम्फ्री चार्ल्स ड्रेबलो की पहली पत्नी थी। साथ ही नेथनियल मिसेस एलाइस का बेटा नहीं था बल्कि वो जेनेट का बेटा था, लेकिन मिसेस एलाइस ने जेनेट को मेंटली अनफिट बोलकर उससे नेथनियल उसके बेटे को छीन लिया। साथ ही वो उसे उसके बेटे से मिलने भी नहीं दे रही थी और जेनेट जो बर्थडे कार्ड्स अपने बेटे के लिए भेजती थी, एलाइस वो बर्थडे कार्ड भी नेथनियल को नहीं देती थी। यहाँ दूसरे लेटर्स में लिखा हुआ होता है कि उस दिन जब मेरा बेटा दलदल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब तुम कायरों की तरह अपनी जान बचाकर भाग गई और मेरे बेटे को मरने दिया और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, तुम नर्क में
असर होगी। ये सारे लेटर्स जेनेट ने मिसेस एलाइस के लिए लिखे होते हैं। आर्थर इन लेटर्स को पढ़ने के बाद जेनेट की डेथ सर्टिफिकेट देखता है। दरअसल जेनेट ने एल मार्श हाउस की नर्सरी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आर्थर इन चीजों के बारे में सोचने लगता है और उसकी आंख लग जाती है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एक परछाई दरवाजा खोलकर आर्थर की तरफ बढ़ रही थी। और जैसे ही वो परछाई आर्थर को छूने लगती है कि मिस्टर डेली का कुत्ता भौंकने लगता है और आर्थर का नींद टूट जाता है। यहाँ आर्थर की नजर मिसेस एलाइस और चार्ल्स की फोटो पर पड़ती है। उनकी आंखें बुरी तरह से खुरेच दी गई थी। जब तक आर्थर कुछ सोच पाता उसे एक हैमॉक चेयर की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिसे आर्थर नहीं खोल पा रहा था। पर इस बार वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। आर्थर उस कमरे के अंदर जाता है। इस कमरे में काफी सारे टॉयज थे, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये कमरा जेनेट के बेटे नेथेनिल का होगा। यहाँ इस कमरे की दीवार पर आर्थर को एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, यू कुड हैव सेव्ड हिम, जो जेनेट ने एलाइस के लिए लिखा होता है। तभी आर्थर दूसरे कमरे से नेथेनिल की ग्रेव को देखता है और वो देखता है कि नेथेनिल कीचड़ के अंदर से बाहर निकलता है और इस घर की तरफ बढ़ता है। तभी आर्थर जिस खिड़की से ये देख रहा था उसके कांच पर उसे एक हाथ के निशान दिखते हैं और जैसे ही वो उस निशान पर अपने हाथ रखता है उसके सामने कुछ पलों के लिए जेनेट की तस्वीर आ जाती है। आर्थर काफी डर जाता है और तभी उसे मिस्टर डेली के कुत्ते के भूखने की आवाज सुनाई देती है। वो उसके पास जाता है और यहाँ घर के दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा होता है। आर्थर हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है। यहाँ उसके सामने वो सभी बच्चे थे जो उस काले लिबास वाली औरत के कारण मारे गए थे, या फिर मैं कहूँ जो जेनेट के हाथों मारे गए थे। आर्थर फिर से डरकर घर के अंदर चला आता है और यहाँ उसे घर के फर्श पर कीचड़ वाले पैरों के निशान मिलते हैं जो घर के अंदर जा रहे थे। आर्थर उन निशानों का पीछा करते हुए नेथेनिल के कमरे में पहुंचता है। यहाँ के सारे खिलौने और सामान बिखरे पड़े थे और तभी आर्थर के सामने जेनेट की लटकती हुई लाश प्रकट होती है। वो डर जाता है और उसके हाथ से मोमबत्ती गिर जाती है, पर जैसे ही आर्थर उस मोमबत्ती को वापस जलाता है उसके सामने नेथेनिल की रूह होती है। आर्थर घर के मेन गेट की तरफ भागता है और जैसे ही वो गेट खोलता है मिस्टर डेली वहां पर खड़े होते हैं। मिस्टर डेली आर्थर को वहां से वापस गांव ले आते हैं और अब तक सुबह हो चुकी थी। आर्थर मिस्टर डेली को वो सारी बातें बताता है। वो बताता है कि उसने नेथेनिल और उसकी माँ जेनेट को देखा, पर मिस्टर डेली इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। तभी रास्ते में ये दोनों देखते हैं कि जेरोम के घर में आग लग गई होती है और सारे लोग बाहर खड़े होते हैं। जेरोम अपनी बेटी को बचाने की काफी कोशिश कर रहा था। आर्थर दौड़कर उसके घर में घुस जाता है और जेरोम की बेटी को बचाने बेसमेंट में जाता है, पर यहाँ वो उसी काले लिबास वाली औरत जेनेट को देखता है। जेरोम की बेटी पूरी तरह से जेनेट के वश में थी और वो अपने आप के शरीर में आग लगा देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर काफी मायूस हो चुका था, वो डर गया था। मिस्टर डेली आर्थर से वो सारी बातें भुलाने को कहते हैं, पर वो ये बातें नहीं भुला पा रहा था और तभी उसे याद आता है कि आज नैनी और उसका बेटा जोसेफ यहाँ आने वाले हैं। आर्थर मिसेस डेली से मिलने के लिए जाता है जो अपने बेटे निकोलस के ग्रेव के पास थी। आर्थर मिसेस डेली से पूछता है कि आपका बेटा कैसे मरा। मिसेस डेली कहती हैं कि वो बीच पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और पानी की एक लहर उसे अपने साथ ले गई। मिसेस डेली समझ जाती है कि आर्थर ने उस औरत जेनेट को देखा है। वो आर्थर से बताती है कि जब भी जेनेट को किसी ने कहीं भी देखा है तो बच्चों की मौत होनी शुरू हो जाती है और बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। और तभी मिसेस डेली की बॉडी पर उनके बेटे निकोलस की रूह आ जाती है। निकोलस आर्थर से कहता है कि जेनेट उन्हें मारने पर मजबूर कर देती है। उसने पहले अपने बेटे को मार दिया और अब वो सभी बच्चों को मारना चाहती है। यहाँ निकोलस आर्थर को हिंट देता है कि अब उसके बेटे जोसेफ की बारी है जो आज यहाँ पर आ रहा है। आर्थर मिस्टर डेली के साथ टेलीग्राफी शॉप पर जाता है नैनी को टेलीग्राम भेजकर आने से रोकने के लिए, पर वो शॉप बंद होती है और दूसरी शॉप काफी दूर होती है जहां तक पहुंचने में बहुत देर लग जाएगी। आर्थर अब जोसेफ को यहाँ आने से नहीं रोक सकता, इसीलिए वो जेनेट को रोकने का सोचता है। वो सोचता है कि अगर वो जेनेट को और उसके बेटे को एक कर दे तो फिर शायद जेनेट वहां से चली जाएगी। आर्थर मिस्टर डेली के साथ नेथेनिल के ग्रेव के पास जाता है और वहां से नेथेनिल की बॉडी निकालने में कामयाब होता है और अब नेथेनिल की बॉडी लेकर वो दोनों एल मार्श हाउस जाते हैं। मिस्टर डेली आर्थर से नेथेनिल की बॉडी को वहीं पर छोड़कर वहां से चलने को कहते हैं। आर्थर कहता है कि ये दोनों माँ बेटे खो गए हैं, पहले इन्हें मिलाना होगा। आर्थर नेथेनिल की बॉडी को उसके कमरे में ले जाकर बेड पर रख देता है और वहां पर उन सभी लेटर्स, बर्थडे कार्ड्स और खिलौने से एक सेट बनाता है और जेनेट के आने का इंतजार करता है। वहीं मिस्टर डेली नीचे कॉरिडोर में होते हैं। यहाँ उन्हें उनका बेटा निकोलस दिखता है। वो उसके पीछे जाते हैं, पर यहाँ वो ट्रैप होकर एक कमरे में बंद हो जाते हैं। इधर काफी देर तक इंतजार करने के बाद जेनेट उस कमरे में आती है
और नेथेनियल को छूकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ मिस्टर डेली भी उस कमरे से आजाद हो जाते हैं और अब इन्हें लगता है कि जेनेट हमेशा के लिए वापस चली गई। ये दोनों नेथेनियल की बॉडी को जेनेट की ग्रेव खोदकर उसकी कॉफिन में डाल देते हैं और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। इधर जोसेफ और नैनी ट्रेन से उतर चुके थे। जोसेफ आर्थर को देखकर काफी खुश होता है। आर्थर नैनी से वहीं से वापस लौटने की टिकट लाने को कहता है। वो अब इस गांव में एक पल भी नहीं रहना चाहता। नैनी वापसी की टिकट लेने के लिए जाती है। इधर आर्थर मिस्टर डेली को आखिरी गुड बाय बोल रहे होते हैं, पर यहाँ हम फिर से देखते हैं उस काले लिबास वाली औरत जेनेट को। वो आर्थर के बेटे जोसेफ को कंट्रोल में कर लेती है और जोसेफ रेलवे ट्रैक पर चलने लगता है जहाँ एक ट्रेन उसके सामने से आ रही थी। जब आर्थर ये देखता है तो जोसेफ को बचाने के लिए ट्रैक पर जाता है, पर इतने में वो ट्रेन जोसेफ और आर्थर दोनों को उड़ाकर चली जाती है। आर्थर और जोसेफ दोनों मारे जाते हैं। मरने के बाद आर्थर स्पिरिट बन जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है तो बहुत खुश होता है और ये तीनों एक हो जाते हैं। वहीं हमें उस काले लिबास वाली औरत जेनेट को दिखाया जाता है। वो अब तक यहीं होती है, जिसका मतलब है कि इस गांव में बच्चों की मौत जारी रहेगी। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।